नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अभी 2-3 दिन पहले ये समाचार मिला कि जो स्विस बैंक में जो काला धन जमा हुआ भारत की ओर से वो 300% बढ़ गया। 300% मतलब 3 गुना। ये मोदी महोदय ने 2016 में नोटबंदी किया था और कहा था कि इस नोटबंदी से काला धन जो है ख़त्म हो जाएगा और जो ये आतंकी और अलगाववादी संगठनों की जो फंडिंग है उसकी रीढ़ टूट जाएगी, ये उन्होंने बोला था। अब ये मोदी महोदय और बीजेपी वाले ही बताएं कि जिस काले धन को रोकने के लिए नोटबंदी किया था 2016 में, अब वो 5 साल में और तभी से शासन इन्हीं का है, किसी और का शासन नहीं है। तो ये फिर काला धन कहाँ से पैदा हुआ और कैसे जो है इसी भारत के लोगों का जो काला धन स्विस बैंक में है वो 3 गुना बढ़ गया, 300% बढ़ गया। ये उन्हें देश को बिल्कुल बताना पड़ेगा। दावा तो कर रहे थे कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, काला धन खत्म हो गया, तो फिर ये कहाँ से काला धन भारत के लोगों का स्विस बैंक में 300% मतलब 3 गुना बढ़ गया। यह मोदी जी को और बीजेपी वालों को अपने देश और देशवासियों को बताना पड़ेगा। हर वक्त झूठ बोलना देश के साथ, देशवासियों के साथ जो है ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। एक विश्वासघात तो श्री मोदी जी और बीजेपी वाले कर रहे हैं। 2014 के संसदीय चुनाव के प्रचार के दौरान मोदी जी ने कहा था कि इस जेएनपीसी ने इस देश को इतना लूटा है, और ख़ास करके कब बोले थे? भोपाल में इतना लूटा है, यदि भोपाल में 1 लिख करके उसके आगे 0 बढ़ाया जाए तो 0 बढ़ते बढ़ते वो दिल्ली पहुंच जाएगा। बात सही है। 2010 या 11 के आसपास ये तमाम वो चर्चाएं थीं कि इस भारत से लूटे हुए काला धन की मात्रा लगभग 400 लाख करोड़ है, जो आज की डेट में वो तिगुना मान लीजिए, बल्कि 1200 लाख करोड़ के आसपास है। तो उन समों ने जब काले धन की काफ़ी वो चर्चा हुई, तो इन समों ने इधर उधर से एक मार्शस रूट के जरिए फिर वही पैसा ला करके यहाँ वो निवेश में दिखा दिया और जो है तमाम जो है रियल इस्टेट में तमाम वो डाल दिया, इधर उधर कर दिया। जो 400 लाख करोड़ की बात थी 2010 या 11 में, उसी समय ये अन्ना ने पाखंड किया जो आंदोलन का, जबकि बाद में पता चला कि यह जो है एनपीसी के द्वारा ही
प्रायोजित जो है वो मैंने इस तरह का वो आंदोलन उसने दिखाया देश को, और देश को भरमाया, और देश का ध्यान जो है वो जेएनपीसी के पापों से भटकाने के लिए उसने जो है जेएनपीसी के ही द्वारा जो है ये प्रायोजित जो अन्ना हजारे का आंदोलन, और उसी के एक ऊपर जो है एक दूसरा अभिशाप पैदा हुआ केजरीवाल। तो उसी समय जो है वो ये काले धन की बात चली थी। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी चल रही थी काले धन के विषय में, और यही जो सोनिया मनमोहन की सरकार सर्वोच्च न्यायालय में बराबर झूठ बोलती रही कि हम जो है काले धन के विषय में जानकारी सर्वोच्च माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं दे सकते, चूँकि हम पर जो है एविडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन की संधि से बंधे हुए हैं। झूठ, ये सब, ये एक बात हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारी आदरणीय भारतीय अवाम जान ले कि ये जेएनपीसी और जेएनपीसी के इर्द गिर्द जितने भी और भी दल हैं, तो उसमें जेएनपीसी जो है उनका सरगना है। तो ये देश के सबसे बड़े अभिशाप हैं। ये देश को बांटने वाले भी हैं, हमारी आवाम को जो है वो नर्क वाली ज़िंदगी देने वाले भी हैं, देश को लूटने वाले भी हैं, सबसे बड़े डकैत भी हैं, और इनकी हर प्रवृत्ति जो है वो शातिर अपराधियों की होती है। मोटे मोटा यही है। और इन्हीं के जो चेले चपाटे हैं, ये समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, उनका भी चरित्र इसी के आसपास होता है। जो हमारे माने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम और हमारे देश के लिए बहुत ही एक खतरनाक बात है। और इस भारतीय समाज को विखंडित करके ही इनकी पूरी जो है विखंडित माने जातियों के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर इस जो है ये राजनीति और वो सत्ता की साजिश ये करते आ रहे हैं। अपने पापों को छुपाने के लिए इनका जो सबसे बड़ा अस्त्र है वह झूठ और अफवाह हमारे देश में। इस झूठ और अफवाह से पूरे समाज को ये जो है वो शिकार जो है वो बनाते रहते हैं। अब वो झूठ और अफवाह का इतना बड़ा दुष्परिणाम होता है कि जनता कोई समझ में नहीं आता है कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। और कम से कम इसमें तो कामयाब हो ही जाते हैं कि जनता में झूठ और अफवाह बोल करके कि जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं कि कौन असत्य बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। तो उसमें कम से कम जो सही बोलने वाले भी हैं वो भी उसी गिरफ्त में आ जाते हैं कि उनको भी जो है उसी शक के निगाह से जो है देखा जाने लगता है। लोग उसको भी जो कोई भी माने इस एक तो पूरी सिस्टम पर ये काबिज हैं। तमाम इनके व्यापारिक धंधे हैं, पैसों का अंबार है, साधन का अंबार है, और जिस किसी को भी पैसे से वो खरीद सकते हैं। ये सब कुछ इनके पास है। मीडिया को भी खरीद लेंगे, पत्रकारों को खरीद लेंगे, जुडिशरी को मैं अपने तत्वों को बिठाए हुए हैं, उसको भी वो खरीद लेते हैं, न्याय को भी वो खरीद लेंगे। पूरे सिस्टम को जो है ये काबू में किए हुए हैं। तो इसी बीच में यदि कोई सत्य बात कहता भी है तो चूंकि इतना झूठ और अफवाह ये फैलाए हुए हैं, तो उसको भी जनता को यकीन करने में, समझने में वो दिक्कत होती है। तो कहने का सारांश ये है कि ये जो देश के अभिशाप हैं उनका सबसे बड़ा हथियार है झूठ और अफवाह। और उदाहरण के लिए ये जो राहुल गांधी है हर वक्त झूठ और अफवाह ही बोलता है, हर वक्त जो है। और उसके जितने भी नेता प्रवक्ता जो हैं
नेता भी प्रवक्ता भी वो झूठ और अफवाह ही बोलते हैं, क्योंकि कोई रोक नहीं है, कोई सजा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और इससे उसको फायदे ही फायदे हैं कि कम से कम ये झूठ अफवाह होगा तो एक भ्रम की स्थिति होगी, और जनता को यानी यदि कोई सही भी बात कर रहा है उस पर भी वो शक करने का एक जो है वो खतरा रहेगा, और यदि सही बात पर भी यदि शक करने का खतरा होगा तो उसी में ये भी बच जाएंगे कि भाई यदि शक उस पर हो रहा है तो यदि शक हम पर हो रहा है तो जो सत्य कह रहा है उसके ऊपर भी शक हो रहा है। तो इस तरह से ये बचने की जो है साजिश के लिए ये झूठ और अफवाह का सहारा लेते हैं, और ये इनका सबसे बड़ा अस्त्र है। ये उसी प्रकार से है कि जितने भी क्रिमिनल केसेस, जितने भी आपराधिक केसेस जो कोर्ट में चलते हैं, तो जो मर्डर किया रहता है या मास मर्डर किया रहता है उसका वकील जो है उस अदालत में सिर्फ झूठ ही बोलता है, और झूठ के द्वारा पूरी न्यायिक वो प्रक्रिया को पूरा जो है वो ढक लेता है वो। तो उसी का बड़ा रूप जो है ये सब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, और उस राजनीतिक पार्टियों का सरगना है ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी काकस। अब इसी बीच में भारतीय आवाम ताकत दल आया। संसाधन एक बहुत बड़ा काम है, चुनौती है, कार्य है, उसके लिए भी संघर्ष है, उसके लिए जो है वो खुले रूप में वो कह भी नहीं सकता। संसाधन की जहाँ तक बात है, अभी बात चला है, अच्छा अब ये इतनी अभिशाप पार्टियां हैं, ये देश विरोध करने में भी जो है इनको जो है, यानी यदि देश का विरोध करने में, देश को बदनाम करके के भी, इवन यहाँ तक कि जो है ये सोनिया और राहुल, चीन से इनकी सांठगांठ बल्कि चल रही थी कि चीन कम से कम चीन ही आक्रमण कर दे, और कम से कम ये मोदी सरकार उसमें उलझ जाए, बदनाम हो जाए, तब भी इनकी सत्ता वापसी हो सकती है। इस तरह की भी साजिशें वो चल रहे थे, यानी इस देश का नुकसान करके भी, इस देश को परास्त, दुश्मनों के द्वारा परास्त करके भी यदि इनको सत्ता मिलती है तो सत्ता हथियाने का इनका इतिहास रहा है। इस देश को बांट करके सत्ता हथियाने का इनका इतिहास रहा है। लोगों की हत्याएं करके जो है वो सत्ता हथियाने का इनका वो इतिहास रहा है। अब जब भारतीय आवाम ताकत दल ये सारी सच्चाइयाँ अपनी भारतीय आवाम के साथ के आगे रख रहा है, तो ये सारी सच्चाइयों के जवाब में इनको एक भी शब्द, एक भी तर्क ये नहीं आ रहा कि नहीं भाई हम गलत कह रहे हैं, सिवाय धमकी। जीएनपीसी के लोग सिर्फ धमकी। अब धमकी यानी कौन देता है जानते हैं आप देखे होंगे कि जो गुंडा, मवाली और माफिया लोग, तो ये पार्टियां गुंडा, मवाली और माफियों की पार्टी ही है। जो भारतीय आवाम ताकत दल के तार्किक जो कि इनकी असलियत को सामने वो रख रहा है, और असलियत को सामने रखने की एक मैंने व्यवस्था तो नहीं कह सकते कि आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की है कि इस देश में जो सबसे बड़ा अभिशाप है, ये अभिशाप तो ये पार्टियां भी हैं, दूसरा जो अभिशाप है बिखराव, और हर तरह से बिखराव। और हमने आज इतने कम से कम 8-10 सालों से यही मंथन कर रहे हैं कि लोगों के कष्ट के मूल में, जड़ में है इस देश में हमारे भारतीय भाई बहनों का बिखराव। वो हर तरह से बिखराव है, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, समूह के आधार पर, तमाम बिखराव ही बिखराव है। और जातियों में भी उपजातियां। राजनीतिक पार्टियां इन्हीं बुराइयों पर, समाज में विखंडन के आधार पर अपनी राजनीति चला रही हैं,
और ओट सत्ता की साजिश से कर रहे हैं। लबे लुबाब यही जो है नज़ारा है। भारतीय अवाम ताकत दल अपने देश, अपने भारतीय अवाम के कष्ट से अभिभूत होकर के, संवेदनशील होकर के लोगों में भारतीय एकता का संचार करने के लिए अब ये अभियान जो है वो छेड़ा हुआ है। सुखद बात यह है कि जनता भी अब धीरे धीरे महसूस कर रही है कि एकता होना जरूरी है। जिनको जातियों और उपजातियों में उनकी पहचान को आगे करके और उनके मसीहा बन करके इस तरह के राजनीति करने वाले जो है जातियों में, उपजातियों में, हालांकि जाति का नाम लेना, उपजाति का नाम लेना भारतीय अवाम ताकत दल उचित नहीं मानता है, चूँकि इसी के खिलाफ ही तो जो है ये अभियान वो चला रहा है। लेकिन कभी कभी संदर्भ के लिए बीमारी का नाम और बीमारी को समझाने के लिए उसका नाम लेना पड़ता है। तो अनुप्रिया पटेल किसी और उपजाति के और ये संजय निषाद किसी और उपजाति के, ओम प्रकाश राजभर किसी और जाति के, और फिर इसी प्रकार जो पासी है, खट्टिक है, पलाने है, दिखाने उनकी भी राजनीति करने वाले। तो ये समाज में विखंडन के आधार पर उनके छोटे छोटे मसीहा बन करके इस तरह की जो है वो राजनीति और समाज को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। भारतीय अवाम ताकत दल अब ये कह रहा है कि भाई अब सबको साथ में आना है। और दूसरी बात यह है कि ये जो पार्टियां हैं, खास करके जेएनपीसी और बीजेपी, इनमें जो तत्व हैं और जो कट्टरवादी तत्वों की मानसिकता से जो ग्रसित ये जो पार्टियां हैं, वो वोट के लिए भले इनके साथ बैठ जाएं, वोट के लिए भले इनके यहाँ जाकर के वो खाना वाना खा लें, लेकिन वो कट्टरवादी सोच इनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। ये बात जो है सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझ लेना चाहिए। सुनने में ये आया है कि भारतीय अवाम ताकत दल के इस भारतीय एकता के अभियान से जो बेचैनी हुई है, तो उसका उपाय ढूंढने के लिए ये आरएसएस और बीजेपी तमाम बैठकें दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ये बैठकें कर रहे हैं। उसमें शायद ये सुनने में आ रहा है कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर के एक यानी भारतीय एकता के जवाब में समरसता अभियान चलाने की बात सोच रहे हैं। और उसी की बात को लेकर के वो बीजेपी की सिखाई पढ़ाई छोट भैया जो आकर के धमकी दे आते हैं वो भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी को अब मैंने जो है वो यूट्यूब वाले सर का और इस भारतीय अवाम ताकत दल का तोड़ निकाल लिया है। अब तो ये पूछा गया कि भाई कैसा तोड़ आपने निकाला है, तो कि हम समरसता का निकालेंगे। देखिए ऐसा है कि ये सिर्फ जो है जितने भी शास्त्रीय किस्म के सत्य मतलब भारतीय समाज को विखंडित करने वाले पहले ही बताया गया है। और ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें कि हमारे देश में एकता बहुत ज़रूरी है। और यही कहा जा रहा है कि हमारी जो पहचान है, क्योंकि इस देश का संविधान बन गया है और संविधान के अनुसार ही चल रहा है, संविधान के शपथ भी लेते हैं, लेकिन संविधान के भावनाओं के अनुसार ये आचरण नहीं करते, बल्कि उनका हर वक्त जो है उल्लंघन करते रहते हैं। ये दुख रहा है। उसी प्रकार हम लोग भी हैं कि हमारी जो पहचान है कि हम भारतीय हैं, लेकिन हमारा आचरण, हमारी सोच अभी भी जो है उसके विपरीत है कि हम अपने को हिंदू होने पर गर्व की बात करते हैं, अपने मुस्लिम होने पर गर्व की बात करते हैं, अब अपने को ठाकुर क्षत्रिय और राजपूत होने पर गर्व की बात करते हैं, हम अपने ब्राह्मण होने पर गर्व की बात करते हैं। ये सभी कुछ जो है संवैधानिक जो है भावनाओं के बिल्कुल ठीक वो प्रतिकूल है और राष्ट्र के और बहुत राष्ट्रघाती अवधारणा है। बात भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों को बस सिखा रहा है
यदि भारत राष्ट्र का वो निर्माण करना है, उसको मजबूत करना है, उसको महफूज करना है, तो जो भारत का संविधान बना हुआ है उसकी भावनाओं के अनुसार और हमारे अमर शहीदों ने जिन्होंने कुर्बानी दी उनके जज्बों को महत्व देने की बात, दो ही बात है। बाकी ये जो ताकतें हैं इधर उधर बस भटकाने की बात कर रहे हैं। तो इस पर जो है बहुत ही हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, आदरणीय भारतीय आवाम को सावधान होने की जरूरत है। तो ये समरसता वाली बात, ये मैंने भारतीय एकता के जवाब में, यानी भारतीय एकता के इतना तो हो गया कि भारतीय एकता से इनको तकलीफ है। जिस भारतीय एकता में ये कहा जा रहा है कि सब लोग बराबर हैं, तो सब लोग बराबर हैं, इनको मंजूर नहीं है। सब लोग एक हैं तो इनको मंजूर नहीं है। सब लोग एक ही हैं, इनको मंजूर नहीं है। सब भारतीय भाई बहनों में एकता होनी चाहिए, ये भी इनको मंजूर नहीं है। सभी भारतीय भाई बहनों में भारतीयता आधारित सद्भाव होना चाहिए, ये भी इनको मंजूर नहीं है। भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान होना चाहिए, यह भी इनको मंजूर नहीं है। इसीलिए एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह खड़ा हुआ है। वो भाईचारा का ही जो है वो मजाक उड़ाता है। जरा उसके भाषणों को जरा सुनिए। कहता है कि भाईचारा मतलब कि मैंने भाईचारा क्या मैं तोड़ दीजिए तो एक भाईजान बन गया और हम चारा बन गए, भड़काने के लिए। तो ऐसी ताकतों को पहचानने की जरूरत है। और उसके भाषणों में वो ये इस बात का वो दिखाने का प्रयास करता है, वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह जो है कि वह जो है हिंदुत्व की रक्षा के लिए, ये सब कर रहा है। वो तो जो हिंदुत्व के नाम पर, जरा इसको बहुत सावधानी से, खास करके हमारे इस तथ्य पर हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए ये एक निवेदन संदेश है भारतीय जनता दल का कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह के इस खतरनाक अभियान से सावधान रहें। और जो कि ये दिखाने का कोशिश ये करते हैं कि वो हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो है अभियान चला रहे हैं, हरगिज नहीं। हमारे ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से निवेदन है कि यदि ये देश महफूज रहेगा, हमारा भारत राष्ट्र में जो यानी महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा, मजबूत रहेगा, तभी हिंदुत्व भी मजबूत रहेगा, सुरक्षित रहेगा और महफूज रहेगा। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें या अपने खूंट में गठिया लें, जो जैसा भी हो। और उसी प्रकार हमारा यदि देश ये महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तभी इस्लाम आस्था भी सुरक्षित रहेगी, महफूज रहेगी। लेकिन जरा देखिए, इस देश को ही कमज़ोर करने के लिए पुष्पेंद्र, जहाँ एक छोर पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह वो हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर ये जीएनपीसी का एजेंडा वो चला रहे हैं इस समाज को कमज़ोर करने के लिए, वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी गिरोह जो है वो भी इस भारतीय समाज को कमज़ोर करने के लिए, भारत राष्ट्र की अवधारणा को कमज़ोर करने के लिए वो दूसरी तरह का, माने दूसरी तरह का है तो इसी तरह का, वो दूसरे के नाम पर कि हमको जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का की राजनीति करनी है।
तो इनको हमारे जो संपूर्ण हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, बहुत मैंने इनके गिरफ्त से ये तुरंत बाहर आ जाए, और अभी आने की जरूरत है। तो भारतीय एकता के जवाब में बीजेपी और आरएसएस वो समरसता अभियान की बात वो कह रही, सोच रही, इस उसी के आधार पर बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छुट भैये जो भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी को कहते हैं कि हमने इसका तोड़ ढूंढ लिया, तो ये बीजेपी की मानसिकता को दिखाता है कि भारतीय एकता का तोड़ क्या हो सकता है। भारतीय एकता को तो तोड़ ही रहे थे। भारतीय एकता का कोई तोड़ नहीं हो सकता। भारतीय एकता का बस एक ही है कि सब लोग इसके एक साथ हो जाएं, यही इसका वो समाधान है। और भारतीय एकता के तोड़ के रूप में तो निश्चित है कि वो इस समाज को तोड़ने का वो जो है उनकी साजिश होगी। एक और भारतीय एकता, एक दूसरी ओर जो है वो दूसरी ओर यानी वो समाज को तोड़ने वाले, वो नाम कुछ भी हो, वो समरसता में क्या करेंगे। जब उनके यहाँ जो कट्टरवादी तत्व हैं, वह हमारे भारतीय भाई बहनों को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, सम्मानजनक शब्द वो कहने के लिए तैयार नहीं है, वो कट्टरवादी तत्व जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पंजर पुत्र, मियाँ, मुसलमान, कटुआ, जिहादी, पाकिस्तानी, इतने अपमानजनक शब्दों से जब वो अपमानित करते हैं, तो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले बताएं कि कौन सी समरसता, क्या ऐसी ही जो वो समरसता वो लाने की बात करेंगे। हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों को चमार, हरिजन इत्यादि जो है अपमानजनक वो शब्दों से संबोधित करेंगे, तो क्या इसी के आधार पर जो है बीजेपी और आरएसएस वाले जो है वो समरसता लाएंगे। इनके हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम, इनके हर पाखंड को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से पहचान लीजिए और चीर करके रख दीजिए आप, और उसको चीर करके रख देने का वक्त आ गया है। और जीएनपीसी वाले कोई तार्किक बात नहीं है। इतने दिनों से भारतीय आवाम ताकत दल यूट्यूब के संदेश के माध्यम से भारतीय एकता की बात कर रहा है। जीएनपीसी वाले सिर्फ धमकी, कैसी धमकी, जैसा ये माफिया वाले, गुंडे वाले वो देते हैं। तो जीएनपीसी जहां पर एक देश को तोड़ने वाली भी है, इस भारतीय समाज को विखंडित करने वाली, तार करने वाली है, देश को लूटने वाली है, वहीं पर यह है शातिर माफियाओं का, गुंडों का ये संगठन भी है, संगठन भी है कुछ अपवादों को छोड़ करके। और इतना ही नहीं, इस जीएनपीसी में देश के गद्दारी जो है वो भरे हुए हैं। उन गद्दारों का सरगना कौन है? ये सबसे पहले कौन था? वो जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी, और वो उसने अपना राजनीतिक वारिस किसको बनाया? गद्दार जवाहरलाल नेहरू को। और इसके बाद वो पीढ़ी चली आई गद्दार, देश की सबसे बड़ी गद्दार जो है वो इंदिरा गांधी, इसके बाद गद्दार राजीव गांधी, ये से गद्दार यही है। कुछ जीएनपीसी वाले धमकी दे रहे कि वो गद्दार मत कहिए। जब जीएनपीसी वाले ये कह रहे थे, ये कह रहे कि भाई, जब ये फैला रहे थे कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, मतलब कि जो नेहरू परिवार के प्रति भक्ति करेगा वो देशभक्त कहलाएगा, और जो नेहरू परिवार के प्रति भक्ति या चाटुकारिता या चमचागिरी नहीं करेगा
वह जो है देशद्रोही या गद्दार कहलाएगा। ये उनकी थी अवधारणा। उसी प्रकार जो है जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह है या उसकी मानसिकता वाले, वो उनका कहना है कि जो हिंदुत्व से जो भक्ति करेगा वह जो है वो देशभक्त कहलाएगा, और जो हिंदुत्व से भक्ति नहीं करेगा वो देश का वो गद्दार वो कहलाएगा। ऐसी प्रकार की अवधारणा जो है बना रखे होंगे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कुछ कट्टरवादी तत्व, वो भी कि जो इस्लाम से भक्ति करेगा वो कहलाएगा देशभक्त, जो इस्लाम से भक्ति नहीं करेगा वो जो है वो कहलाएगा गद्दार। और इसी प्रकार जो कुछ गिरोह जो है वो बनाए होंगे, उस गिरोह के सदस्यों के लिए वो बनाए होंगे भाई जो इस गिरोह से जो भक्ति करेगा वो तो जो है यानी वो तो वफादार कहलाएगा, अन्यथा जो है वो गद्दार कहलाएगा। तो इसलिए इन सबों ने अलग अलग अपने अपने स्वार्थों के अनुसार वफादारी का गद्दार का अपनी अवधारणा ये फैला रखी है। लेकिन भारतीय जनता दल कहता है कि नहीं, जो देश के साथ भक्ति करे वो देशभक्त देश, और देश में सभी लोग आते हैं, अब अपना मुल्क भी आता है और अपनी पूरी भारतीय आवाम आती है। इससे जो भक्ति करे पूरे आवाम से जैसे जो अपने देश से भक्ति करे और पूरी आवाम से जो मोहब्बत करे वो देशभक्त है। और इस भारतीय आवाम में और भारतीय भाई बहनों के बीच में जो जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार, भाषावाद के आधार पर मैंने जो भेद विभेद पैदा करे, फर्क पैदा करे और नफरत पैदा करे, हिंसा को जन्म दे, वो देशद्रोही। तो सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है? जीएनपीसी। तो जीएनपीसी के कुछ गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस, तो ये इसके नेता कहीं से धमकी देते हैं कि वो हमारे नेताओं को गद्दार कहना छोड़ दें। देखिए, गद्दार जो शब्द का इजाद हुआ है तो उनको अंदाज नहीं था कि भाई गद्दारी जो है अपने देश के साथ, तो वो छोटे पैमाने पर सोचे होंगे जैसे जयचंद और मिर्जा पर। लेकिन ये सब इतने घोर किस्म के देश के दुश्मन हैं कि वो गद्दार शब्द भी इनकी करतूतों के आगे, इनके कारनामों के आगे, वो गद्दार शब्द ही लगभग बौना हो गया है और अपनी प्रासंगिकता खो दिया है। तो वो जीएनपीसी को भारतीय जनता दल कहना चाहता है कि वो गद्दार शब्द पर ही ज्यादा वो न बिफरें, न टिटिलेट हों, न उत्तेजित हों। गद्दार शब्द तो उनकी करतूतों के आगे बहुत बौना हो गया है। अब ये बारी जो है अपने भारतीय अवाम की है कि हम एक होकर के इन गद्दारों को, देश के दुश्मनों को जवाब कब देगी, कैसे देगी। और उसको और जैसा कि इनकी भारतीय जनता दल ने बराबर बताया हुआ है कि अब आपको जवाब सिर्फ ईवीएम मशीन पर और बूथ पर और बैलेट बॉक्स पर देना है। और इसी की चोट जो है उन सबों को लगती है। बाकी और हम कहते रहे कि कोई भी कहता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो सिर्फ अपनी भारतीय आवाम को जगा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं उनको एक करने के लिए। लेकिन उनको पनिश करने का, उनको दंडित करने का, उनको नष्ट में नाबूद करने का वक्त जो है या जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए, और उत्तर प्रदेश का चुनाव अहम इसलिए है कि ये भारत का सबसे आबादी वाला ये प्रदेश है। 80 लोकसभा की सीटें यहाँ से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश पर जो काबिज होता है, लोग एक मुहावरा बना हुआ है कि भाई दिल्ली का रास्ता वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव पर विशेष सबकी नज़र है, सारी राजनीतिक पार्टियों की नज़र है, तमाम बैठकें कर रहे हैं।
और ये भी सुनने में आ रहा है भाई, वो भी दबी खबर है, हम नहीं कहते कि ये पूरा पुष्ट खबर है, और खबर हो भी सकती है। इसलिए खबर हो सकती है कि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे भारतीय भाई बहनों की ओर से हमारे भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों के पास पहुंच रही है, तो एक बात तो तय है कि लार्जर सेक्शन जो हमारा भारतीय अवाम का है, जो काफ़ी बड़ा तबका है, पूरे देश में एकता हो, भारतीयता आधारित एकता हो, और ख़ास करके हमारे अमर शहीदों के जज्बे के अनुसार और अपने संविधान के आदेश के अनुसार, तो ये भावना तो धीरे धीरे बढ़ रही है कि भाई इसकी आवश्यकता ऐसा होना ही चाहिए। अब इसका प्रचार प्रसार जो है होना बाकी है। तो ये एक जो है बहुत ही सुखद जो है संकेत है इस मुल्क के लिए। अब जो है अब ये जन जन तक पहुँचे, और हर एक भारतीय भाई बहन इसको महसूस करे कि नहीं भाई, भारतीय एकता जो है कम से कम इस देश को सुरक्षित करने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए, अपने 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 भारतीय समाज को मजबूत करने के लिए भारतीय एकता बहुत जरूरी है। अब ये हर एक जो है माने भारतीय भाई बहन इसको महसूस करे और वैसा आचरण करे। लेकिन अभी भी जितनी ये राजनीतिक पार्टियां ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हमारी जनता जो है अभी भी उसी जातिवाद पर भरोसा करती है, और जातिवाद में अभी फंसी हुई है, इसलिए हमारी जनता को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को जातिवाद के आधार पर फिर शिकार बनाने के लिए एक अलग अलग शिकारी जो है अपनी अपनी गोटियां ये बिठा रहे हैं। जहां पर समाजवादी पार्टी अपनी माने वो जातीय गणित बिठाने के लिए तमाम इधर कर रहे हैं कि वो कभी जो है वो बसपा के जो निकाले गए कुछ विधायकों को शामिल कर रही है, तो वो जयंत चौधरी है जो RLD वाला, जो कि कहता है कि वो हालांकि जातियों के नाम नहीं लिया जाता, उसके दिमाग में है कि जो जितने भी जाट कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहनों पर उसकी पकड़ है। फिर एक कोई चंद्रशेखर करके है जो कि हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों, या जिसको वो सब दलित कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता का दल तो दलित भी नहीं कहता, कि हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों पर वो कुछ राजनीति करता है, तो वो चंद्रशेखर को मिलाने की बात कर रहे हैं अखिलेश महोदय। तो जयंत चौधरी और चंद्रशेखर को मिला करके, और बीजेपी जो है पिछड़ों में अति पिछड़ा जो है, ओबीसी में वो यादव माइनस, और वो पिछड़ा, और हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन जिनको ये शेड्यूल कास्ट या ऐसा कहते हैं, उनमें भी जो जाटों को छोड़कर अति पिछड़ा, यानी टुकड़े टुकड़ों में लबेल हुआ भी है, टुकड़े टुकड़ों में ये सब जो है फिर उसी घिनौनी हरकत पर अपनी वो चला रहे हैं। और क्यों चला रहे हैं? कि उनको भरोसा है या दिमाग में भरा हुआ है कि हमारी आवाम जो है इसी जात के आधार पर उनका शिकार बन जाएगी। अब इसीलिए अब जो भारतीय जनता दल कह रहा है, अब ये फैसला तो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन, अपने आदरणीय भारतीय आवाम को करना है कि उनके इस जातीय जो हथकंडा है उसका शिकार बनना है, कि भारतीय एकता में आकर के उनको औकात दिखा देती है, और औकात दिखा करके उनके जो खतरनाक मंसूबे हैं उनसे निजात पानी है, या दूसरे शब्दों में हमारे जो आदरणीय शहीद आजम भगत सिंह के आदेश का पालन करना है कि सब काले अंग्रेज हैं, दूसरी आज़ादी लानी है। ये फैसले की घड़ी है। आपको इन सारी ताकतों को उनकी औकात दिखा देनी है
कि अब जो है जात के आधार पर जो हथकंडा बना करके जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को जो शिकार बनाते रहे हैं, अब ये तुम्हारा हथकंडा नहीं चलेगा। इस तरह का स्पष्ट संकेत आपको देने का ये वक्त आ गया है। इनको नष्ट में नाबूद करना होगा सबको, समाजवादी पार्टी को भी, बहुजन समाज पार्टी को भी, बीजेपी को भी, जीएनपीसी को, सबको। चूंकि ये समाज में विखंडन पैदा करके, भारतीय समाज को तोड़ करके और भारत राष्ट्र को कमजोर करके ये उठ सत्ता की राजनीति करते हैं। और सबसे इसमें सबसे बड़ा धोखेबाज तो ये बीजेपी और मोदी जी। इन्होंने वोट लिया हमारे भारतीय अवाम से, ये दिखाकर कि हम राष्ट्रवादी हैं। हम जो जीएनपीसी के लूटे हुए काले धन को लाएंगे। जिस दिन इन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री के पद ग्रहण किया, उसी दिन जो एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम काला धन लाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको गठित किया था, और जिसको यूपीए या सोनिया मनमोहन की सरकार लागू नहीं कर रही थी, उसको इन्होंने उसी दिन लागू करके तमगा तो लूट लिया। लेकिन उस एसआईटी ने काला धन के विषय में क्या किया, देश को इन्होंने पूरा वो अंधेरे में रखा। अब तो खबर यह है कि उस जीएनपीसी के लूटे हुए काले धन की ये मोदी जी और बीजेपी वाले उसको रक्षा कर रहे हैं। और ये इतने बेशर्म हैं बीजेपी वाले मोदी जी कि वोट इन्होंने लिया अपनी आवाम से, लेकिन सारी व्यवस्था कर रहे हैं इस गद्दार जीएनपीसी और गद्दार वो राहुल और सोनिया और प्रियंका के लिए। उनको जेड प्लस वो सिक्योरिटी, और जब उनको इटली जाना हो तो स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट, जिसमें कि हमारे आम भारतीय भाई बहन बाहर वो जा नहीं पाते थे। उनकी फ्लाइटें वो कैंसिल हुआ करती थी। दुबई में तमाम नखरे थे उस वो एयरलाइंस के, तो तमाम मैंने हमारे आम भारतीय भाई बहन, तो उनकी यानी फ्लाइट कैंसिल हो और टिकट उनका कैंसिल हो। लेकिन इस गद्दार राहुल गांधी के लिए ये मोदी महोदय और उनका पीएमओ स्पेशल एयर इंडिया की फ्लाइट यानी नई दिल्ली से माने वो वहाँ दुबई से मस्कट से फिर इटली मैंने राजधानी जो रोम है, जो मिलान, वहाँ अभी सुनने में आया कि शायद कोई वैनिटी कार, और हालांकि वो काफ़ी विलासिता और सुविधा और ऐश्वर्य युक्त वो कार है, उसका क्लियरेंस फिर मोदी जी ने अपना प्रभाव डाल करके उसका क्लियरेंस वो इस गद्दार राहुल गांधी के लिए किया है। और इस जीएनपीसी राहुल गांधी और सोनिया गांधी और के तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान और उसके इंटरप्राइजेज तमाम देश में फैले हुए हैं। सब चलाए जा रहे हैं मोदी जी के संरक्षण में। तमाम फार्म हाउसेज भी हैं, वो भी हैं। 3000 क्लस्टर बसें चलवाई जा रही हैं। तो इन्होंने वोट लिया अपने भारतीय अवाम से, लेकिन सारी सेवा कर रहे हैं इन देश के गद्दारों की। ये बात हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ लें। और भारतीय एकता के जवाब में जो इनके कुछ कट्टरवादी तत्व हैं, करना नहीं चाहिए। भारतीय अवाम ताकत दल को और मुझे मैंने बोला है एकता के कुत्ते।
देखिए, उनके इस संबोधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो उनकी मानसिकता को दिखाता है या मानसिक संतुलन वो खो रहे हैं, इसको दिखाता है। और ये अभी और मानसिक संतुलन खोएंगे। एक दिन मोदी जी भी जो है वो मानसिक संतुलन खो देंगे और कुछ इसी तरह की बात बोलेंगे। तो हमारा अब अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन है कि भारतीय एकता की मुहिम को, और मुहिम मतलब इस संदेश को अधिक से अधिक अपने भारतीय भाई बहनों तक वो प्रचारित करिए। भारतीय अवाम ताकत दल भी अब अपने संसाधन ये जुटा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और जो है सोशल मीडिया के जरिए और भी जो है वो IT एक्सपर्ट और जो है और सोशल मीडिया इंजीनियर्स या उसके टेक्नीशियन के द्वारा इसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपसे भी निवेदन है कि आपके घर में बच्चे होंगे, जानकार होंगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे और भी लोग होंगे जो सोशल मीडिया को अच्छी तरह जानते होंगे और उसको आगे बढ़ाइए। और इतना जानिए कि हमारे आदरणीय हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से विशेष विनती है कि ये बीजेपी के झांसे में, RSS के झांसे में, पुष्पेंद्र कुलशेख के झांसे में बिल्कुल ना है। ये सोचें कि राष्ट्र को मजबूत करना है, भारतीय संविधान के प्रावधानों को मजबूत करना है। देखिए, भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ तो किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में वो ताकत है कि कोई कितना भी वो खिलवाड़ करे, उसका कुछ भी वो बिगड़ नहीं सकता। और उसका सबसे बड़ा ये प्रमाण है कि इस संविधान को अपने हिसाब से चलाने के लिए इमरजेंसी के दौरान ये गद्दार इंदिरा गांधी सर्वोच्च न्यायालय को आतंकित करके जो है संविधान संशोधन करने वाली जो धारा है संविधान, भारतीय संविधान के अंदर उस धारा की संख्या नाम है 368 आर्टिकल है। वो उसी में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का पूरा वो वर्णन है। तो ये गद्दार इंदिरा गांधी उसी संविधान संशोधन करने की व्याख्या करने वाला जो माने आर्टिकल है, धारा है 368, उसी को संशोधित करके एक माने ऐसा एक निर्बाध पावर माने शक्ति देना चाहती थी इसको संसद को। संसद तो उसके गिरफ्त में था, कब्जे में था कि वह पूरे संविधान को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से कर दे। इमरजेंसी के दौरान आतंकी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा कि यह उस धारा के माने संशोधन करने वाली धारा को ही संशोधित करके एक निर्बाध शक्ति प्राप्त करने की जो इसकी खतरनाक मंसूबा है, ताकि इस प्रकार पूरे संवैधानिक ढांचे को तो जो है तोड़ मरोड़ दे, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा तमाचा मारा संसद के ऊपर जो आजकल वो आज तक वो संसद भूली नहीं है। वो तमाचा ये था, फैसले में उसने लिखा कि द डोनी ऑफ ए लिमिटेड पावर, डोनी से मतलब ये है कि देखिए सार्वभौमिकता किस, देखिए ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है लेकिन इसको समझ लीजिए तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। सार्वभौमिकता और जो सर्वसत्ता किस में है, जनता में, माने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों में या अपनी भारतीय अवाम में तो उसने अपनी जो पावर है, जो उसकी शक्ति है, उस शक्ति का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा भारतीय संविधान को दिया हुआ है। और भारतीय संविधान फिर वो जो शक्ति वो प्राप्त हुई है वो भारतीय अवाम से, तो उन शक्तियों में से कुछ शक्ति जो है कार्यपालिका को, कुछ जो है वो आपके विधायिका को, कुछ न्यायपालिका को। तो ये जो है
न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये जो है संवैधानिक जो शक्तियां हैं वो इसके ये डोनी है। डोनी माने प्राप्त करने वाले, और संविधान उसका डोनर है, माने वो देने वाला है। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि द डोनी ऑफ ए लिमिटेड पावर, संसद भी जो है वो डोनी है, माने प्राप्त करता है। उसको अंग्रेजी में सुन लीजिए, कहता है द डोनी ऑफ ए लिमिटेड पावर कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज by the exercise of its amending power convert a limited power into an unlimited power। कहने का तात्पर्य है कि सीमित शक्तियों का प्राप्तकर्ता या पाता जो है प्राप्तकर्ता, वह सिर्फ संशोधन करने की शक्ति का प्रयोग करके अपनी सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता है। ये संसद के लिए था। और ऐसा तमाचा मारा कि जो है वो जो संसद को भी और गद्दार इंदिरा गांधी के ऊपर, जेएनपीसी के ऊपर, कि आज तक फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। और उसने व्यवस्था दिया कि भाई आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप छू नहीं सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचा क्या है, वो ये सर्वोच्च न्यायालय ही जो है देश को या संसद को बताएगा। तो इस तरह से काफ़ी ताकत है समझना सर। लेकिन यह जो है माने हिंदुत्व की रक्षा, हिंदुत्ववादी माने अभियान चलाने वाले ये दिखाते हैं, वो संविधान की जो है हंसी उड़ाते हैं, संविधान का मजाक उड़ाते हैं और तमाम कमी दिखाते हैं। और एक वक्त ऐसा था कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्व भी यही करते थे, यही करते थे। संविधान का मजाक उड़ाते थे, संविधान की हंसी उड़ाते थे, बोलते थे कि भाई हम तो शरिया को ही मानेंगे, हम तो कुरान को ही मानेंगे। आज वही रोग जो है ये इधर वो लगा हुआ है। इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल सभी भारतीय भाई बहनों से कहना चाहता है कि हमारे देश का संविधान बिल्कुल इम्पैरेलल है, अप्रतिम है, अद्वितीय है। उसका सम्मान जो है हर एक वो भारतीय भाई बहन को करना पड़ेगा। और ऐसी शक्तियों को जो संविधान का मजाक उड़ाते हैं, उसको कमजोर करने की बात करते हैं, वो सभी इस देश के बहुत खतरनाक शत्रु हैं। इस रूप में आप पहचानिए। और ये सारी शक्तियों को आप जो है बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर, मत पेटी पर, ईवीएम पर नष्ट में नाबूद करने का बिल्कुल मन ठानिए। यही एक रास्ता है। इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।